क्या हमारे देश से वीआईपी कल्चर पूरी तरह खत्म हो गया है? लाल बत्ती तो हट गई, लेकिन वीआईपी कल्चर खत्म करने की जो कवायद थी वो आज भी बदस्तूर जारी है। आधा घंटे वहाँ फंसे रहे, वहाँ से निकले तो 15 मिनट में यहाँ फंसा हो आप लोग। लेकिन उनके आने से पहले वहां मौजूद जो पुलिस प्रशासन है उसने उस रास्ते को ब्लॉक कर दिया। वहां के लोगों ने विरोध का अपना एक अलग तरीका अपनाया। इस हॉर्न की जो आवाज है वो कहीं ना कहीं अब एक बड़े पैमाने पर सुनाई दे रही है। नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है पहले से बेहतर होंगे और द प्रेस हिंदी को अपना प्यार दे रहे होंगे। मैं शरद श्रीवास्तव आज एक बार फिर एक नए विषय के साथ आप सबके बीच मौजूद हूँ। क्या हमारे देश से वीआईपी कल्चर पूरी तरह खत्म हो गया है? क्या वीआईपी कल्चर खत्म करने की जो कवायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मई 2017 को की थी, क्या वाकई में वो हो पाया है? 1 मई 2017 को जब ये कहा गया कि वीआईपी नेताओं की या वीआईपी लोगों की गाड़ियों से लाल बत्ती हटाई जाएगी तो फिर वीआईपी कल्चर की जो प्रथा है उसको ख़त्म करने में मदद मिलेगी। हर व्यक्ति समान है, इसकी अवधारणा पर लिया गया ये फैसला आज कितना कारगर साबित हो पाया है? या फिर कहा जाए कि सिर्फ बत्ती हटी है, कल्चर नहीं? तो क्या आप सब इस बात से सहमत होंगे? शायद ज़्यादातर लोग इससे सहमत होंगे, क्योंकि नेताओं की, अधिकारियों की या वीआईपी लोगों की जो गाड़ियां हैं उनसे लाल बत्ती तो हट गई, लेकिन वीआईपी कल्चर ख़त्म करने की जो कवायद थी वो आज भी बदस्तूर जारी है। एक आम आदमी क्या इस बात की कल्पना कर सकता है कि जिस तरीके से किसी सार्वजनिक जगह पर, सार्वजनिक उपक्रम में या किसी ऐसे स्थान पर जहाँ पर सेवाएं दी जा रही हों, आम लोगों के हितों से जुड़े हुए काम हो रहे हों, उसमें एक आदमी जब खड़ा होता है तो वही ट्रीटमेंट उसको दिया जाता है? क्या वही ट्रीटमेंट एक विधायक को दिया जाता है, एक सांसद को दिया जाता है, फिर एक मंत्री को दिया जाता है, फिर एक मुख्यमंत्री को दिया जाता है और फिर प्रधानमंत्री की तो बात ही इस कैटेगरी में क्या की जाए? ये बात आज मैं आप सबके बीच में क्यों कर रहा हूँ, इसका पहले मैं आपको संदर्भ बताता हूँ, फिर इस चर्चा को हम आपके साथ में आगे बढ़ाएंगे। दरअसल एक दिलचस्प तस्वीर उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके के झांसी से सामने आई है। झांसी एक प्रमुख शहर है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड का, जहां पर बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी मौजूद है। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह का एक कार्यक्रम वहां पर आयोजित किया गया था। लिहाजा उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल हैं महामहिम आनंदीबेन पटेल, वो वहां पर बतौर मुख्य अतिथि मौजूद थे। उन्हें वहाँ पर आना था, वो राज्यपाल हैं, लिहाजा जो पूरा प्रोटोकॉल उनको प्रशासनिक स्तर पर दिया जाना चाहिए वो दिया गया और दिया भी जाना चाहिए, क्योंकि वो एक संवैधानिक पद है और एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जो उस पद पर बैठी हुई हैं। तो बात तो ये थी कि जो प्रोटोकॉल दिया गया था उनको दिया जाना चाहिए, उनका आने का कार्यक्रम हो रहा था, लेकिन उनके आने से पहले जो व्यवस्थाएँ वहाँ पर की गई यूनिवर्सिटी के बाहर, उससे आम लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके बहुत सारे तस्वीर तो सामने नहीं है, महज एक वीडियो ही सामने आया जिसमें ये दिखाई दे रहा है कि आनंदीबेन पटेल यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में आने वाली हैं, लिहाजा वहाँ मौजूद जो पुलिस प्रशासन है उसने उस रास्ते को ब्लॉक कर दिया। उसमें दोपहिया वाहन चालक भी थे, काफ़ी तेज़ धूप थी उस वक्त में, जो वहाँ खड़े रहे। कुछ ऑटो रिक्शा भी थे जिनमें लोग मौजूद थे,
कुछ गाड़ियाँ भी थी और अन्य जो सार्वजनिक वाहन होते हैं वो उस वक्त में वहाँ मौजूद थे। ऐसा कहा गया कि वो रास्ता ब्लॉक किया गया था क्योंकि राज्यपाल आ रही थी और उनके आने की वजह से। लेकिन इसकी अवधि थोड़ी ज़्यादा हो गई। हो सकता है कि जो कार्यक्रम हो, क्योंकि आमतौर पर ये प्रोटोकॉल रहता है कि जब एक पॉइंट से वीआईपी लीव करते हैं या अपना रास्ता छोड़ते हैं तो फिर जब वो नेक्स्ट पॉइंट पर पहुंचने वाले होते हैं तो उससे पहले ही जो वायरलेस सेट से सूचना है वो आगे के पॉइंट में मौजूद जो अधिकारी हैं प्रशासनिक तौर पर या पुलिस के, उनको सूचना दे दी जाती है और ये अलर्ट कर दिया जाता है कि अब वीआईपी का काफिला आ रहा है, लिहाजा रास्ते को ब्लॉक कर दिया जाए। हो सकता है कि इस अवधि में कुछ देरी हुई हो और उस देरी की वजह से उनके काफिले को आने में देरी हुई और वहाँ मौजूद जो लोग थे उन्हें काफ़ी देर तक उस रास्ते पर खड़ा रहना पड़ा बैरिकेडिंग की वजह से, क्योंकि वीआईपी आ रहे थे। ऐसा कहा गया कि 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट और 10 मिनट, जब इससे ज़्यादा समय हुआ तो उस काफिले में जो लोग मौजूद थे उनके सब्र का बांध टूट गया और उनमें से एक व्यक्ति तस्वीर में दिखाई दे रहा है कि पुलिस के अधिकारियों से कह रहा है कि आखिरकार इतनी देर तक क्यों रोका जा रहा है, हम लोग परेशान हो रहे हैं। पहले उसने कहा कि पहले आधा घंटे हम फंसे रहे, वहाँ पर रोका गया, एक कोई दूसरी जगह होगी और फिर ठीक मेन पॉइंट पर जहाँ से राज्यपाल को अंदर यूनिवर्सिटी में जाना था उस गेट के बाहर की गई बैरिकेडिंग की वजह से भी ट्रैफिक को रोक दिया गया था, जिस वजह से भी उन्हें परेशानी हुई। और लोग ये कह रहे थे कि भाई जब इतनी देर हो रही है वीआईपी को आने में तो उन लोगों को कम से कम तब तक के लिए जाने दिया जाए। लेकिन पुलिस क्योंकि वो अपने नियम से और जो प्रोटोकॉल है उससे बंधी हुई है, लिहाजा वहाँ किसी को जाने नहीं दिया गया। इस बात से लोग नाराज़ हुए। नाराज़गी में आमतौर पर जो प्रदर्शन है वो उग्र दिखाई देते हैं, लेकिन क्योंकि वो बुंदेलखंड की माटी है, वीरों की माटी है, लिहाजा वहाँ के लोगों ने विरोध का अपना एक अलग तरीका अपनाया। लोगों ने यह तय किया कि जैसे ही वीआईपी का काफिला आएगा वो अपना विरोध दर्ज कराएंगे और जैसे ही काफिला आया, और स्वाभाविक सी बात है तब तक उनको वहाँ से जाने नहीं दिया गया क्योंकि पुलिस ने वहाँ बैरिकेड करके जो ट्रैफिक है उसको रोक रखा था। जैसे ही काफिला आया वैसे ही वहाँ गाड़ियों पर बैठे लोगों ने अपने अपने गाड़ियों के हॉर्न बजाकर अपना जो विरोध प्रदर्शन है वो दर्ज कराया और गाड़ियों में दर्जनों जो गाड़ियां हैं उनके काफिले में राज्यपाल के प्रोटोकॉल के तहत थीं, जब तक वो गुजरती रहीं तब तक हॉर्न बजाकर वो लोग अपना जो विरोध है वो दर्ज कराते रहे। बाद में जब राज्यपाल या कहें कि वीआईपी उस पॉइंट से हटे, अंदर पहुँचे और तो फिर वो बैरिकेडिंग खोल दी गई और लोग वहाँ से रवाना हो गए। लेकिन बात सिर्फ इतनी भर नहीं है कि लोग रुके थे, परेशान हो रहे थे और उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया, और विरोध दर्ज कराने के लिए जिस तरीके को उन्होंने अपनाया हॉर्न बजाने का, हो सकता है कि इसकी आवाज़ सिर्फ वहाँ पर मौजूद कुछ लोगों को ही सुनाई दी हो उस वक्त में, उस हॉर्न की आवाज़। और गवर्नर जब वहाँ से गुजरी तो शायद हो सकता है कि उन्हें इस बारे में पता ही ना हो कि पब्लिक को उनकी वजह से कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है या उनको कितनी देर तक के लिए रोका गया है। कई बार ऐसा होता है, इसके लिए हम किसी गवर्नर को या किसी वीआईपी को दोष नहीं दे सकते क्योंकि वीआईपी को ये जानकारी भी नहीं होती कि उनकी वजह से कितनी देर पहले ट्रैफिक रोका गया है। और चूंकि पुलिस प्रशासन है वो अपने प्रोटोकॉल से बंधा हुआ है, लिहाजा ट्रैफिक रोकना उनकी भी जिम्मेदारी होती है, तो वो बात वहाँ आई गई हो गई। लेकिन इस हॉर्न की जो आवाज़ है वो कहीं ना कहीं अब एक बड़े पैमाने पर सुनाई दे रही है। लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार वीआईपी प्रोटोकॉल की वजह से किसी आम नागरिक को, किसी आम व्यक्ति को कितनी देर की परेशानी उठानी पड़ सकती है या उठानी चाहिए। मुख्यमंत्री का काफिला निकलता है तो ट्रैफिक रोक दिया जाता है, प्रधानमंत्री का काफिला निकलता है तो काफ़ी समय पहले से ट्रैफिक रोक दिया जाता है, वो सड़कें ब्लॉक कर दी जाती हैं। किसी गवर्नर का काफिला निकलता है तो ट्रैफिक रोक दिया जाता है, किसी और वीआईपी का जो काफिला निकलता है तो फिर ट्रैफिक रोक दिया जाता है। इसका एक पहलू ये भी है कि क्योंकि सुरक्षा कारण होते हैं इस वजह से ट्रैफिक रोका जाता है। लेकिन क्या सिर्फ एक ट्रैफिक रोकने भर की ही बात है आम व्यक्ति के लिए जो वीआईपी ट्रीटमेंट है उसमें और एक आम व्यक्ति के अधिकारों में, जैसे जब जहाँ जिस वक्त वीआईपी की सुरक्षा, वीआईपी के अधिकार या वीआईपी के आना, वीआईपी का जाना, वीआईपी का बैठना, उनकी वजह से उनको जो परेशानियां हैं वो उठानी पड़ें। आखिरकार क्यों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
जब देश की सत्ता पर बतौर प्रधानमंत्री काबिज हुए तो उसके बाद उनके कुछ फैसले इस दिशा में महत्वपूर्ण दिखाई दिए, जिसका जिक्र मैंने शुरुआती तौर पर किया था। उन्होंने कहा कि इस देश का हर व्यक्ति का अधिकार बराबर है, जैसे कि एक वीआईपी व्यक्ति का अधिकार है वैसे ही एक आम व्यक्ति का अधिकार है। और उन्होंने कहा कि उस वक्त में 2017 में एक बड़ा फैसला लिया गया और ये तय किया गया कि 1 मई 2017 से जितने भी बड़े नेता, चाहे फिर वो प्रधानमंत्री की ही गाड़ी क्यों ना हो, चाहे वो मुख्यमंत्री की ही गाड़ी क्यों ना हो, किसी मंत्री की ही गाड़ी क्यों ना हो, उन सबसे लाल बत्ती को हटा दिया गया। और ये कहा गया कि इस वीआईपी कल्चर को ख़त्म करने में ये एक बड़ा कदम होगा। बाद में कुछ ऐसी तस्वीरें भी हमने देखा कि जिसमें ये सामने आई कि राजधानी में, अगर हम दिल्ली की बात करें तो वहाँ पर जब काफ़िला प्रधानमंत्री का निकलता है तो बहुत देर तक ट्रैफिक नहीं रोका जाएगा, केवल उतनी देर के लिए ही जिस वक्त में उनको निकलना हो। मध्य प्रदेश में या दूसरे प्रदेशों में भी कुछ ऐसी तस्वीरें प्रारंभिक तौर पर सामने आई थी, जिसमें ये तय किया गया कि ठीक है, काफ़िले को सिर्फ उतनी देर के लिए जगह दी जाए जब उनका काफ़िला गुजरने वाला होगा, और आम ट्रैफिक को बहुत देर तक नहीं रोका जाएगा। लेकिन फिर ये बात कहें या वीआईपी कल्चर को ख़त्म करने की जो कोशिश है वो वहीं तक सीमित होकर रह गई। उसके बाद के जो घटनाक्रम रहे उसमें कभी ये महसूस नहीं हुआ कि किसी आम व्यक्ति को किसी वीआईपी के बराबरी अधिकार देने के लिए कोई बहुत बड़ी ठोस पहल की गई हो। सुरक्षा कारण एक वजह हो सकते हैं जिनको हम थोड़ी देर के लिए किनारे पर रख देते हैं, लेकिन क्या आप बतौर एक आम नागरिक ये महसूस करते हैं कि आपको आपके अधिकारों के लिए या आपको आपके अधिकार देने के लिए ये जो पूरा सिस्टम है देश का, वो पूरी तरीके से हर वक्त तत्पर रहता है? क्या वोट देने के बाद आप अपने विधायक से जब मर्जी आए तब बात कर सकते हैं? क्या आपके फ़ोन में आपके विधायक का नंबर हर वक्त मौजूद रहता है? और अगर रहता है तो क्या ऐसे मैं सभी विधायकों की बात नहीं कर रहा हूँ जो नहीं उठाते हैं, लेकिन ये फैसला आप करिए कि आप अपने विधायक से अपनी बात कहने के लिए किस हद तक स्वतंत्र हैं या किस हद तक आपकी एक्सेस है उनके पास तक जाने के लिए। फिर विधायक से अगर मैं सांसद की बात करूं, फिर मैं मंत्री की बात करूं, आखिरकार हैं तो वो वही व्यक्ति जो आपके बीच कुछ वक्त पहले तक वोट मांगने के लिए आए थे, आपसे गुजारिश कर रहे थे वोट देने के लिए, और जब जीत गए, सांसद मंत्री बन गए, और उसके बाद क्या आपकी एक्सेस उनके पास तक ऐसी है जिसमें आप जब चाहें तब अपनी समस्या लेकर उनके पास जा सकते हैं? क्या मुख्यमंत्री तक आप किसी परेशानी को लेकर, जब आपको लगता है कि मेरी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचनी चाहिए, क्या किसी मुख्यमंत्री तक, देश के किसी मुख्यमंत्री तक आप पहुंचा सकते हैं? प्रधानमंत्री की बात तो फिर मैं बाद में ही करूंगा, क्योंकि उनके साथ जुड़ी हुई बहुत सारी जिम्मेदारियां, बहुत सारे सुरक्षा के प्रोटोकॉल होते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब बात ये होती है कि इस देश का आम नागरिक ही सबसे बड़ा वीआईपी है, क्योंकि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत आपके वोट में ही सीमित है, और वो व्यक्ति जब वोट देने के बाद अपनी किसी समस्या, अपनी किसी परेशानी या अपने किसी अधिकार के लिए किसी विधायक के पास, किसी सांसद के पास, किसी मंत्री के पास, किसी मुख्यमंत्री के पास या किसी प्रधानमंत्री के पास जाना चाहता है, तो आखिरकार वहाँ तक पहुँचने के लिए वो कितना स्वतंत्र है, कितनी एक्सेस उसके पास है कि मैं कोई बात कहूँगा और मेरी बात सीधे प्रधानमंत्री तक जाएगी या सीधे मेरी बात मुख्यमंत्री तक जाएगी? क्या ये वीआईपी कल्चर ख़त्म करने की बात सिर्फ बातों तक ही रह जाएगी या लाल बत्ती हटने तक ही रह जाएगी? या फिर कोई वीआईपी अगली बार आएगा और उसके लिए ट्रैफिक रोक दिया जाएगा, फिर लोग इसी तरीके से खड़े रहेंगे और इंतज़ार करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपना विरोध दर्ज कराने के लिए जो हॉर्न की आवाज़ है उसको एक सुर में करते हुए अपना जो विरोध है उसकी आवाज़ को हॉर्न के स्वरूप में बुलंद करेंगे। ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनके बारे में सोचा जाना चाहिए, और एक कोई ऐसा सिस्टम क्रिएट होना चाहिए जिसमें वाकई में ये लगे कि इस देश का हर नागरिक उतना ही मजबूत है, उतना ही जिम्मेदार भी है, और उतना ही अपने अधिकारों को लेकर इस बात का हक रखता है कि जितना एक वीआईपी रखता है, एक कोई बहुत बड़ा नेता रखता है या कोई बहुत बड़ा अधिकारी रखता है। तो ये जो एक बात थी जो आज मैं आपसे इस विषय पर कहना चाह रहा था। हो सकता है कि मेरी कुछ बातों से आप सहमत हों, कुछ बातों से असहमत हों, लेकिन जो कवायद वीआईपी कल्चर को ख़त्म करने के लिए इस देश में
की गई थी, 2017 की बात मैं करता हूँ, लाल बत्तियाँ हटाकर, वो आखिरकार कहाँ तक पहुँची है, कितनी फलीभूत हुई है, कितना वीआईपी कल्चर इस देश में ख़त्म हो पाया है, ये आज भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। झांसी के लोगों ने अपना विरोध दर्ज कराने के लिए हॉर्न की आवाज़ को बुलंद किया। आप अपनी बात अगर सिस्टम तक पहुंचाना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। और अगर द प्रेस हिंदी को आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करें। आज का विषय यहीं तक, फिर अगली बार एक नए विषय के साथ आप सबके बीच मौजूद रहूँगा। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।